अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग। देखें जी, ये हम लोग एक्चुअली तो पहले चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक कवर किया ना, उसके अंदर आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो। बस आपको किसी हद तक थोड़ा सा टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो आप लोग ज़रा अच्छे तरीके से ज़रा समझ लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कि एक्चुअली कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रोसेस हम इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो प्रॉब्लम इटसेल्फ क्या होती है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। प्रॉब्लम होता है बेसिकली कोई भी हर्डल, टास्क, डिफिकल्टी जो आपने सोल्व करना है, यानी कि कोई ऐसी हर्डल है जिसको आपने सोल्व करना है, कोई ऐसी ऑब्स्टेकल है जिसको आपने पार करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको आपने सोल्व करना है। तो वो जो क्वेश्चन, वो जो प्रॉब्लम है, उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में आगे कुछ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ईयर में ये आप लोग चीजें पढ़ चुके हो, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, इल डिफाइंड प्रॉब्लम, ठीक है जी। फिर ट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल, आपको अच्छे तरीके से सारी चीजों का पता है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोग इसके अंदर चीजों को इस्तेमाल करेंगे, चीजों को सोल्व करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप्स के अंदर डिवाइड करके, ताकि हमें आसानी हो। स्टेप्स में डिवाइड करने से देखें आपकी एफर्ट्स अगर लग रही हैं तो बाद में आपको फायदा डबल हो रहा है, ठीक है जी। इट हेल्प्स अस सोल्व प्रॉब्लम इन अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब बता दें आपको, सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोसेस क्या चीज है, ठीक है जी। या हम लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हर बार वो बात आकर यहाँ पे आपकी खत्म हो जाएगी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर। इस चीज को याद रखिएगा। इट हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। इट हेल्प्स रिड्यूस मिस्टेक्स एंड कंफ्यूजन। हमारे ये प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीकाकार है जिसमें हम लॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे मींस के स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया होता है चीजों को, और ये हमारी गलतियों को भी कम करता है, कंफ्यूजन खत्म होती है। आपने जब काम को डिवाइड किया, लेट से आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप जब उसको प्रॉब्लम से फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लोगे, P1, P2, P3 में, तो आपके लिए आसानी होगी ना। आपका आज का टारगेट फिक्स्ड है, आपने सिर्फ यही करना है, आपको कल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ होल एक चीज के ऊपर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ना चीजें थोड़ी सी टफ होती जाएंगी। लेकिन अगर आपने काम को तकसीम किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो आपको आज के दिन का, प्रेजेंट टाइम का आपको आपका टारगेट पता होगा। ये बेसिकली इस तरह से हमारी गलतियां भी कम होती हैं और कंफ्यूजन भी कम होती है। गलतियां कम होने से एक और चीज भी मुराद है ना यहाँ पे। लेट्स से अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर P1 के अंदर आगे फर्दर हमें कोई एरर मिलती है, तो हमें कम से कम इन दो चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी एफर्ट्स कम हो जाएंगी। हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर काम करना है और अपनी उस गलती को निकालना है। तो इस तरीके से ये हमें बड़ा फायदा देती है। पहले आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या अप्रोचेस हैं, यानी कि आप समझ लीजिए फर्दर कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। हमने ऑलमोस्ट ये सारी चीजें पहले पढ़ ली हुई हैं पहले टॉपिक के अंदर, बट फिर भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम क्लियरली, आपको पूछा जाएगा जी बताएं कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोसेस के अंदर ना एक्चुअली हम लोग कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। वो की कॉन्सेप्ट्स थे जो आपने टॉपिक पार्ट नंबर, आपकी जो वीडियो नंबर 1 थी, यानी कि इस चैप्टर का जो लेक्चर 1 था, उसके अंदर आपने जो वो डीकंपोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, वो सारे स्टेप्स पढ़े, वो आप लोग बोलेंगे कि वो की कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है जी, स्टेप्स हैं। और यहाँ पर अगर हम इन स्टेप्स की बात करें तो ये एक प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को फर्दर कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है, वो उस तरफ जाएंगे, ठीक है। सवाल का जवाब फिर वो होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का टर्म आप साथ में एंगेज करते हो, देन आंसर ये वाला है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक इस्तेमाल करते वक्त आप लोग क्या क्या काम करते हो। तो फिर ये स्टेप्स हैं चंद एक, वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ बस समझ लीजिए कि वो कॉमन सेंस की बात है कि आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग को ही इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसकी जो अप्रोचेस हैं वो अलग है। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम क्लियरली, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम क्लियरली का मतलब ये कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ये आपके किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर हमेशा सबसे पहली जो है वो पहला स्टेप होता है ये आपका, कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। इसके अंदर 2 3 4 स्टेप्स आ सकते हैं, बट आपके लिए इतना काफी है कि आपने पहले प्रॉब्लम को समझना है कि एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस चीज का सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। लेट्स से मुझे एक वेबसाइट का साइन अप पेज बनाना, तो मुझे क्लियर पता हो कि मैंने साइन अप पेज बनाना है और उस साइन अप के अंदर मैंने फील्ड्स कौन कौन से लेने हैं। मैंने एक कैंडिडेट से उसका नाम पूछना है, या मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में 2 हिस्सों में बांट कर पूछना है। मैंने पासवर्ड पूछना है और फिर मैंने उसको कंफर्म भी करवाना है या नहीं करवाना, या सिर्फ पासवर्ड पूछना ही है बस। उसके बाद ईमेल का फॉर्मेट क्या हो सकता है, ये तमाम चीजें जब आपको पहले से पता होंगी ना, तो आप जब साइन अप का पेज बनाओगे तो एग्जैक्ट बनाओगे।
लेकिन अगर आपने वो तमाम क्वेश्चंस पहले क्लियर ना किए हुए, क्योंकि ये देखें जी आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रॉपर कि इसका सबसे बेस्ट तरीका ये कि जो आपको ऑर्डर दे रहा है, जो आपका क्लाइंट है, जो आपका स्टेक होल्डर है, आप उससे हर चीज क्लियर कर लो कि भाई मुझे बताएं आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है जी, कलर कौन सा चाहिए, लोगो कहाँ पे चाहिए, लोगो का साइज कितना चाहिए, वट एवर, मेन्यू कितना चाहिए, मेन्यू में कौन कौन से पेजेस चाहिए, हर चीज आप अगर पहले से क्लियर कर लोगे तो वो जरा अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपकी बाद में एफर्ट्स नहीं लगेगी, आपको बाद में कॉस्ट उसके ऊपर पे नहीं करनी पड़ेगी। लेट से आपको बाद में वो कहता है कि जी नहीं ये तो गलत हो गया, आप इसको दोबारा ठीक करें, भैया आपकी एफर्ट्स लग रही है, आप 2 3 4 बंदों को हायर करके वो काम दोबारा करवा रहे हो, उनको पे कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। इसलिए हम लोग पहले प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई अच्छे से कर लोगे ना तो आंसर भी निकल आएगा। आंसर तभी से ही निकलेगा और एक्यूरेट निकलेगा जब आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होगी पहले से। नंबर 2 पे ब्रेकिंग का प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, यानी कि ये तो हम बात करें खास करके किस स्टेप की, डीकंपोजिशन वाले स्टेप की, कि जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। देखिए जी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का फायदा ये हुआ कि आप हर एक प्रॉब्लम को अलग से सोल्व करोगे, उसके लिए एक अलग से टाइमलाइन होगी, हर एक के लिए प्रॉपर एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर जाकर आप तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे और एंड पे जाकर आप इन तमाम सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट कर लोगे। दैट इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन, यानी कि ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। ये सिर्फ डीकंपोजिशन है और उसके बाद आपने सॉल्यूशंस को इकट्ठा भी कर लेना है। तो ये बेसिकली डीकंपोजिशन के अंदर हम लोग एक्चुअली ये काम करते हैं। उसमें ये वाला फेज डिस्कस नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा, सोल्यूशन फेज को डिस्कस हम नहीं करते। मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी ये बात बार बार हाईलाइट की थी कि हम लोग देखें अभी तक प्रॉब्लम को जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हो, तो अभी हम सॉल्यूशंस को डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद आता है क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, जैसे कि एल्गोरिथम। ठीक है जी, ये अब हमारा मेन पॉइंट है कि एल्गोरिथम क्या होता है कि जहां पे हम प्रॉब्लम को उसके जब डिफरेंट पार्ट्स बना लेते हैं तो हर एक पार्ट का सॉल्यूशन डिजाइन किया जाता है, इसका सॉल्यूशन अलग से, इसका सॉल्यूशन अलग से, हर एक का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन एक्यूरेट नहीं निकालते, पहले हम उसका एल्गोरिथम बनाते हैं कि एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो वो हम कुछ स्टेप्स में उसको डिवाइड करते हैं जिसको एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि चाय बनाने का एक तरीका है, ठीक है जी, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, फिर आपने पानी को बॉईल किया, ये मेजर स्टेप्स हैं बस, फिर स्टीप टी एंड देन ऐड मिल्क एंड देन सर्व टी। ये हमने पूरे चाय बनाने के तरीके को कुछ हिस्सों में बांट दिया। मैं अब अगर बोलूं कि जी बॉयल वाटर किसके अंदर वाटर को बॉयल किया जी, केटल की बात करूं, फिर शेल्फ के ऊपर टी लीव्स को पकड़ा, फिर उसका लिड उतारा, फिर आपने टी लीव्स जितने लिए वो बताऊं, क्वांटिटी बताऊं, ऐड शुगर, ऐड मिल्क, यहां पर तो इवन वहां पर लिखा हुआ है ऐड लेमन, यानी कि मिल्क के साथ उसने लेमन की बात भी की हुई है कि अगर आपको वो ऐड करना है। इसका मतलब ये है एल्गोरिथम के अंदर स्टेप्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आपने बस एक चीज याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे वो जितने भी स्टेप्स होंगे लिमिटेड होंगे, फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए और हर स्टेप इजी टू रीड होना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक चीज आपकी बुक में लिखी हुई है, पॉइंट्स आपके सारे इजी टू रीड का मतलब ये है कि मैं जो भी चीज लिखूं मुझे समझ आए। बॉयल वाटर मुझे पता है कि बॉयल वाटर क्या होता है, तो ये अगर उसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है ना, चाय बनाने का सॉल्यूशन लिखा हुआ सारा, तो मैंने जब इसको फॉलो करना है तो मुझे हर एक स्टेप के बारे में पता है। अच्छा, ये एक बेसिकली समझ लीजिए कि एक एक्टिविटी डायग्राम है कि एक्चुअली हम लोगों ने प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते वक्त हमने क्या क्या काम करना है, उसके लिए हम इस तरह की डायग्राम बनाते हैं, उसको फ्लो चार्ट भी कहते हैं। ये एक एक्टिविटी डायग्राम भी है। स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल शेप सिंबल इस्तेमाल करते होते हैं इस डायग्राम के अंदर। और जहां पर आप कुछ प्रोसेस करते हो ना, आप लेट से बॉईल करते हो, स्टीप करते हो, आप मिल्क ऐड करते हो, आप हस्बे जायका कुछ भी इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो, फिर आप उसको वेटिंग टाइम देते हो कुछ देर के लिए बॉइलिंग होने के लिए, तो ये तमाम प्रोसेसिंग्स हैं। जब हम प्रोसेस करते हैं ना तो हम उसके लिए रेक्टेंगल सिंबल इस्तेमाल करते हैं और हर एक स्टेप को आपस में मिलाने के लिए फिर हम लोग इनके दरमियान में एरोज लगा देते हैं। तो ये एक बेसिकली डायग्राम बनाने का तरीका है। अभी आप बस इसको किसी हद तक अंदाजा कर लें, इसका समझ लें कि ये कैसे बनी हुई है। आपको वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह सकता है कि आप इसकी एक्टिविटी डायग्राम या फ्लोचर बना दें किस चीज का, चाय को तैयार करने का। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप है जी, इवैल्यूएटिंग एंड इंप्रूविंग द सॉल्यूशन। द लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएट करें जो आपने चीजें बनाई हैं भाई, उसको टेस्ट कर लें। जो सॉल्यूशन आपने निकाला है ना, आप चाय को जरा टेस्ट करें। समझ लीजिए इसका ये मतलब है कि आपने सॉल्यूशन यूज कर लिया, सारे स्टेप्स यूज कर लिए, एल्गोरिथम को यूज किया, अब आपने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब जो सॉल्यूशन आपने निकाला है वो सॉल्यूशन सही है या नहीं, उस चीज के लिए हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने एक ऐप बनाई, मेरे क्लाइंट को मैंने बुलाकर चेक करवाना है कि भाई चेक करो जो चीज आपने मुझे कही थी क्या ये वही है। दो तरह की टेस्टिंग होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शनल टेस्टिंग करनी होती है और एक नॉन फंक्शनल। ठीक है जी। अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि आप मुझे ये भी एक्सप्लेन कर दें हमें, आपको क्योंकि इस चीज का पता है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या होता है। लेकिन जो बच्चे चैनल पर नए हैं, या आपके चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के अंदर ये था फंक्शनल, यानी कि जो आपके उस प्रॉपर प्रोजेक्ट का टारगेट था ना, प्रॉपर टारगेट,
वो अगर हम उस चीज को टेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल टेस्टिंग। और अगर हम लोग बात करें कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितना अच्छे से प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, वो एफिशिएंट है या नहीं, रिलायबल सॉल्यूशन है या नहीं, इन चीजों को टेस्ट करें तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कहलाती है। हमें बेसिकली दोनों तरह की टेस्टिंग करनी होती है। कुछ तरह की कुछ टेस्टिंग आपने टेस्टिंग की भी टाइप्स पढ़ी है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, बहुत सारी। तो वो टेस्टिंग की भी फिर आगे टाइप्स होती है। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बस आप लोगों ने यहाँ पर जस्ट टर्म डिफाइन करनी, इसलिए हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। एंड इंप्रूविंग सोल्यूशन, अगर कोई मसला है, अगर कोई खराबी है, चाय में टेस्ट किसी चीज का ऊपर नीचे हो रहा है, तो अगर आप उसको कुछ बेहतर कर सकते हो, लेट्स से अगर आपने चाय में आप डाली नमक दिया तो उसमें तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आपने चीनी थोड़ी कम डाली है तो आप चीनी को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हो, उसकी मकदार को बढ़ा सकते हो। इसी तरह से अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपने कलर स्कीमिंग कुछ और की, क्लाइंट को कुछ और पसंद आ गया, थोड़ा सा बदल दो, बस यही हो सकता है। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अलग से, स्टेप्स के नाम आपको अलग से आ सकते हैं, और बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर क्या होती है आपको उसकी डेफिनेशन आ सकती है, फ्लोचार्ट बनाने को कहा जा सकता है। मार्क कर लें। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।